नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इंश्योरेंस लेने के लिए जब आप विचार करते हैं तो आमतौर पर आपके दिमाग में आता होगा कि एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस अपने नाम कर लिया जाए या फिर लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। लेकिन इंश्योरेंस पोर्टफोलियो और एक मजबूत इंश्योरेंस पोर्टफोलियो बनाना है तो सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस से काम नहीं चलेगा। आपके इर्द गिर्द, आपकी जिंदगी से, आपके पैसों से जुड़े हुए और कई ऐसी चीजें हैं जिनका सुरक्षा चक्र आप सभी के लिए होना बेहद जरूरी है। तो कौन से हेल्थ इंश्योरेंस या फिर इंश्योरेंस, बाकी इंश्योरेंस आपको लेने चाहिए, इस पर आज हम करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनका परिचय करा देते हैं। अनिल चोपड़ा, ग्रुप डायरेक्टर फाइनेंशियल वेलबींग, बजाज कैपिटल, और साथ ही फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ, आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड हमारे साथ हैं। अनिल जी और फिरोज, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं। और शो की शुरुआत कुछ आंकड़ों के साथ ही कर लेते हैं जिससे हमें ये समझने में आसानी होगी कि भारत में इंश्योरेंस की पहुंच, अभी हम साल 2022 में हैं और लगभग जो फाइनेंशियल 2021 बेसिकली वित्त वर्ष 2020 और 2021 के जो IRDAI के आंकड़े हमारे पास है, उसके मुताबिक भारत में इंश्योरेंस GDP का सिर्फ 4.2% ही है, जबकि वैश्विक स्तर पर इसकी जो पहुंच है वो है 7.4%। इसमें भी जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस है उसकी जो पहुंच है महज 1% है। तो जो आंकड़े हैं बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक नहीं है। अनिल जी, इंश्योरेंस की जो पहुंच है अभी भी बेहद ही सीमित है और इसमें तो अभी हम सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस ही गिन रहे हैं। शायद लोग ज्यादा से ज्यादा या तो हेल्थ इंश्योरेंस या तो जो लाइफ इंश्योरेंस है उनको ही ज्यादा तवज्जो देते हैं। आपके शुरुआती रिमार्क्स। आप बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए कि बहुत ही कम एक हमारी जनसंख्या का एक रेशियो है जो कि इंश्योरेंस की तरफ जागरूक है, जो अपने रिस्क को समझता है, जो किस किस तरह के रिस्क आ सकते हैं लाइफ में। देखिए, लाइफ का रिस्क तो सबको पता होता है, उसके लिए लोग लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं, लेकिन दूसरे भी रिस्क हैं, जैसे कि आपकी अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, अगर कोई अपाहिज हो जाए, अगर कोई काम करने के लायक ना रहे तो उसके लिए भी इंश्योरेंस अवेलेबल है। उसके अलावा फिर घर में चोरी चकारी होने जाने का डर होता है, उसके लिए भी इंश्योरेंस अवेलेबल है। अर्थक्वेक से घर को नुकसान हो सकता है। ऐसे तरह के जब आप ट्रैवल करते हैं तो बाहर जाते हैं तो वहां पे भी कई तरह के रिस्क को एक्सपोजर होता है। तो इस तरह से अगर हम कुल गिनती करें तो करीब 100-150 तरह के अलग अलग तरह के इंश्योरेंस हैं, लेकिन इनकी जो जागरूकता है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। हमें आंकड़ों से ज्यादा जो है, हमें इतना ज्यादा ये नहीं होना चाहिए डिसअपॉइंटमेंट कि भाई बहुत कम लोग हैं। हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, 130 करोड़ है। 130 करोड़ में भी अगर 3-4% लोग भी कराते हैं तो 5-6 करोड़ लोगों ने इंश्योरेंस करा रखा है और धीरे धीरे ये करके बढ़ती है। हमें इधर ज्यादा विश्वास रखना चाहिए, ज्यादा खुशी होनी चाहिए कि जैसे जैसे हमारी कंट्री की तरक्की हो रही है, GDP बढ़ रही है, उसमें धीरे धीरे करके प्रीमियम भी बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की जो अवेयरनेस है, जो नॉलेज है वो भी इंप्रूव होती जा रही है। और हम पाएंगे कि अगले कुछ वर्षों में सारी जो हमारी जो काम करने वाली जनसंख्या है वो अपने आप को तरह तरह के इंश्योरेंस प्लान्स लेके सुरक्षा कवच जो है अपना मजबूत कर लेगी, ऐसी हमारी आशा है। एब्सोल्युटली। फिरोज, इंश्योरेंस प्लानिंग डेफिनेटली इंपॉर्टेंट मानी जाती ही है और जब हम यूजुअली फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि निवेश से भी पहला जो स्टेप होता है, उससे पहला कदम जो होता है वो अपने आप को सुरक्षित करने का होता है, प्लानिंग का। इंश्योरेंस प्लानिंग जब कोई व्यक्ति करने जा रहा है तो किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए किसी को इंश्योरेंस प्लानिंग करनी चाहिए? क्योंकि कोई व्यक्ति एक मेट्रो सिटी में भी रहता है, एक गांव में भी रहता है, उन दोनों की इंश्योरेंस प्लानिंग एक जैसी तो नहीं हो सकती। बिल्कुल स्वाति जी, आपने सही कहा कि पर्सनल फाइनेंस में एक इंश्योरेंस की मिटिगेशन, रिस्क की मिटिगेशन इंश्योरेंस के माध्यम से एक इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप रहेगा। क्योंकि काफी बार आप जो प्लान अपने लिए करते हैं, जो गोल्स को मीट करने की कोशिश करते हैं, SIPs करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, पर अगर कुछ अनहोनी होती है तो वो पूरा प्लान गड़बड़ाने की गुंजाइश होती है। तो इंश्योरेंस करना जरूरी है। बट रहा सवाल, कई किस्म के इंश्योरेंस होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस एक बहुत अहम इंश्योरेंस होता है क्योंकि उसी की सबसे बड़ी वैल्यू होती है, तो उसकी अटेंशन भी ज्यादा है, उसकी पेनिट्रेशन भी इंडिया में ज्यादा है।
हेल्थ इंश्योरेंस एक सेकंड इंपॉर्टेंट, स्पेशली कोविड के बाद काफी लोगों को महसूस हुआ है कि हेल्थ इंश्योरेंस और हॉस्पिटलाइजेशन का जो इंश्योरेंस है वो भी इंपॉर्टेंट है। कार इंश्योरेंस होता है, जनरल इंश्योरेंस होता है, काफी सारे होते हैं। अब रहा कमिंग बैक टू योर पॉइंट क्वेश्चन स्वाति जी, कौन सा क्राइटेरिया यूज करना चाहिए? दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट, अगर आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो थंब रूल बना लें कि आपकी जो भी एनुअल सैलरी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी शहर में आप रहते हैं, एनुअल सैलरी का 10 से 12 गुना का टर्म प्लान अपने लिए जरूर खरीदें, ताकि अगर आपकी जान को कुछ हो जाए, अनहोनी हो जाए, तो एटलीस्ट आपकी, अगर आप 10 लाख रुपए कमाते हैं साल के, तो आपको आपके डिपेंडेंट्स को 1 से सवा लाख करोड़ हाथ में मिल जाए, और उसकी वो एफडी करा लें या डेट फंड में डाल के भी आपकी जो सैलरी आ रही थी वो ब्याज से आती रहे, ताकि जिंदगी सुकून से कटती रहे जैसे चल रही थी। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, हेल्थ इंश्योरेंस का बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्णता है कि लोकेशन क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। तो मेरे हिसाब से आज के करंट समय में अगर परिवार है 4 लोगों का, तो 2 बच्चे और स्पाउसेस, तो आपको 10 लाख रुपए की एक हेल्थ इंश्योरेंस फ्लोटर खरीदना चाहिए जो फंजिबली यूज हो सकता है। ये 2 अगर आप कर लेते हैं तो 80% रिस्क मिटिगेट हो जाता है। फिर बाकी स्पेसिफिक्स होते हैं, अपनी करंट स्थिति के हिसाब से एक निवेशक और इंश्योरेंस की डीपर प्लानिंग कर सकता है। बिल्कुल। और यूजुअली हम शो की शुरुआत में यही कह रहे थे, और जिस पर अनिल जी ने भी बोला कि हमारे इर्द गिर्द इतनी सारी चीजें हैं जिनमें हम इन्वॉल्व होते हैं, उन सबको सेफ रखना, या अगर वहां पर कुछ नुकसान होता है उनकी भरपाई करना भी जरूरी है। एक हमारा हेल्थ तो है ही, एक हमारे जो चाहने वाले हैं उनकी सुरक्षा भी तो है ही, लेकिन उसके साथ ही और भी सारे इंश्योरेंस है जिनका ध्यान रखने की जरूरत है। फिरोज ने टर्म प्लान के बारे में बताया, हेल्थ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए उसका आइडिया दिया, पर इसके जो और भी आयाम है और भी जो तरीके के अनिल जी माफ कीजिए इंश्योरेंस है जिस पर आपने थोड़ा सा आइडिया दिया था, उसमें मैं पहले डिसेबिलिटी इंश्योरेंस पर भी थोड़ी चर्चा आपसे करना चाहूंगी। हेल्थ इंश्योरेंस तो डेफिनेटली हम अब लेते ही है, पिछले 2 साल के बाद लोगों का रुझान भी बढ़ा है हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति, पर डिसेबिलिटी इंश्योरेंस एक तो ये क्या है, और इसको हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ लेना आपको क्यों लगता है जरूरी आजकल के टाइम में? आज के जो प्रोग्राम का जो रखा है ना नाम, वो मुझे बहुत ही पसंद आया है कि टेंशन कैसे भगाएं। तो टेंशन भगाने के लिए इंश्योरेंस में तरह तरह के सॉल्यूशंस आपके सामने है। तो देखिए, सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है किसी भी इंसान को कि हे भगवान, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे परिवार को क्या होगा। ये सबसे बड़ी टेंशन होती है। मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, उनके गोल्स हैं, तो उसके लिए तो टर्म प्लान की बात कर ली, फिरोज ने भी बताया, मैंने भी बताया। लेकिन दूसरी टेंशन ये होती है कि हे भगवान, अगर मुझे कुछ हो गया, मैं अपाहिज हो गया तो क्या होगा, अगर मैं कमाने लायक नहीं रहा, अगर मेरे हाथ पैर ना चले, अगर क्रूर भाषा में बोले अगर मैं लूला लंगड़ा हो गया, तो तब क्या होगा कि मैं मरा भी नहीं और मेरी फैमिली को इंश्योरेंस के पैसे भी नहीं मिले, लेकिन साथ में मुझे परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई। देखिए, ऐसी दुर्भाग्यवश घटनाएं किसी के साथ ना हो लेकिन हो जाती हैं। हम अपने आसपास देखें अगर, तो कई ऐसे लोगों को पाते हैं कि जो भरी जवानी में ही परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं, किसी एक्सीडेंट के चलते या किसी बीमारी के चलते अपाहिज हो जाते हैं, अपने व्हील चेयर पे आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों की भी जो वाइफ है, जो बच्चे हैं, उनके गोल्स तो पूरे होने ही है। तो उससे बचने के लिए भी एक बहुत बढ़िया इंश्योरेंस जिसको हम परमानेंट डिसेबिलिटी इंश्योरेंस बोलते हैं, कि वो अगर आप उसका प्रीमियम देके तो अपने आप को इस टेंशन से निजात दिला सकते हैं कि किसी वजह से अगर अपाहिज हो गए, ये हाथ पैर चलने बंद हो गए, नौकरी छूट गई, तो तनख्वाह आनी बंद हो जाएगी, तो उसके लिए आपके लिए इनकम का प्रावधान है। हर साल जो आपकी वैसे सालाना आपको जो आमदनी मिलती थी सैलरी से, उसका तकरीबन 60-70% तो आपको इंश्योरेंस परमानेंट डिसेबिलिटी लेनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी सालाना आमदनी 10 लाख रुपए की है, तो आपको एक ऐसी परमानेंट डिसेबिलिटी इंश्योरेंस लेनी चाहिए जहां से आपको, अगर आप अपाहिज हो जाते हैं, पूरी तरह से आपके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, तो अब आपको इंश्योरेंस कंपनी उसका कम से कम 60-70% यानी 6-7 लाख रुपए तो हर साल दे, जब तक आपकी काम करने की क्षमता जैसे नॉर्मल रहती है 60 साल तक। तो उसके चलते आपके परिवार की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती रहेंगी। तो इन चीजों के लिए प्रीमियम देने के लिए इंसान को तैयार रहना चाहिए। इसके साथ ही स्वाति, मैं एक और बात करना चाहूंगा क्रिटिकल इलनेसेस की। देखिए, क्रिटिकल इलनेसेस जो हैं, जैसे कि कैंसर हो गई या किडनी फेलियर वगैरह हो गए, ये भी आजकल हम सुनते हैं कई यंग लोगों को हो जाती हैं।
कोरोना तो अब सब लोग वाकिफ हो गए कि भाई 8-10 लाख रुपए का बिल भी आ जाता था, लेकिन अगर कैंसर जैसी बीमारी हो जाए, क्रिटिकल इलनेस हो जाए, तो नॉट ओनली उसमें खर्चा बहुत बड़ा आ जाता है, सारी सेविंग्स खत्म हो जाती है, बल्कि आगे अंधेरा आंखों के आगे छा जाता है कि अब कैसे आगे किया जाएगा। तो क्रिटिकल इलनेसेस की भी इंश्योरेंस आती हैं, जिसमें जो बहुत ही जो खतरनाक टाइप की बीमारियां हैं, जैसे मैंने बताया कि कैंसर हो गई या एड्स हो गई या फिर किडनी फेलियर वगैरह हो गए, रीनल फेलियर हो गए, तो इन सबको भी कवरेज हम कर सकते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी लेके। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी पॉलिसीज देती हैं जिसमें आप क्रिटिकल इलनेस से, लेकिन वो क्रिटिकल इलनेस ऐसी होनी चाहिए जो ऑलरेडी आपको होनी गई है। देखिए, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज नहीं होनी चाहिए, अंदेशा होना चाहिए कि हो सकती है, किसी को भी हो सकती है, तब आपको प्रीमियम भी कम पड़ेगा और आपकी टेंशन जो है वो एकदम उड़न छू हो जाएगी कि भाई आपको पता है कि अब आपका परिवार जो है वो एक तरह से पूरी तरह से सुरक्षित है कि अगर कुछ हो गया, जान को खतरा है, तब टर्म इंश्योरेंस दे रखी है। अगर नौकरी को खतरा है कि तनख्वाह नहीं मिलेगी, इनकम नहीं आएगी, परमानेंट डिसेबिलिटी हो रखी है। अगर कोई खतरनाक बीमारी ने आके घेर लिया तो उसके लिए भी, उसके इलाज के लिए भी इंश्योरेंस कंपनी तैयार है आपको पैसे देने के लिए। तो ये सारी प्लानिंग जो है आपको शुरू से करनी चाहिए। और यहाँ पे मैं 1 मिनट का टाइम लूंगा स्वाति, अगर आप मुझे अलाउ करें, कि आपने बात करी थी फाइनेंशियल प्लानिंग की। आपको पता है कि मैं खुद पिछले 25 सालों से फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करता आया हूं, क्योंकि मैं इंडिया का सबसे पहला सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं। तो इसके जो प्रिंसिपल्स हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के, वो सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये है कि जैसे हम घर बनाते हैं तो घर बना नहीं सकते जब तक उसकी नींव ना डालें, ऐसे ही अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरुआत ही नहीं हो सकती अगर आपने इंश्योरेंस सबसे पहले नहीं ली। आप मानेंगे कि कोई घर नहीं बन सकता दुनिया में जब तक उसकी नींव ना पड़े, दीवारें बाद में खड़ी होती है। इसी तरह से ही फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, परमानेंट डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस की पॉलिसी ले ली जाए, उसके बाद ही बढ़ा जाए फिर वॉल्स खड़ी करने में इन्वेस्टमेंट्स की, कि गोल्ड हो गया, कि म्यूचुअल फंड हो गए, कि डेट हो गया, कि इक्विटी हो गई, कि प्रॉपर्टी हो गई, वो सारी चीजें बाद में करनी चाहिए। तो इस लिहाज से आज का जो आपका प्रोग्राम का जो चुनाव है, जो टॉपिक का, कि टेंशन दूर कैसे करें, ये बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ही अप्रोप्रिएट है। बहुत धन्यवाद अनिल जी। और आपने बहुत ही सहजता से लोगों को असहज लगने वाली बातों को बताया है। इसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं आपका, क्योंकि आमतौर पर लोग इंश्योरेंस या फिर जो लाइफ की कठिन रियलिटी होती है उसको बहुत ज्यादा खुलकर नहीं डिस्कस करना चाहते हैं कि कल क्या हो सकता है, पर हमें प्रिपेयर तो रहना ही चाहिए और इसके लिए तैयारी हम कोशिश करते हैं आप जैसे एक्सपर्ट के जरिए लोगों की कराएं। क्योंकि आपने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया एक घर का, कि पहले एक नींव मजबूत तैयार करे, उसके बाद दीवारें खड़ी करे। एक बुलंद नींव ही एक मजबूत घर की एक पहचान होती है। इससे एक और इंश्योरेंस पॉलिसी का ख्याल आता है, वो है होम इंश्योरेंस पॉलिसी। फिरोज, पिछले 2 साल में यूजुअली हमने देखा हमारा मैक्सिमम जो टाइम है वो घर पर बीता, क्योंकि लॉकडाउन था, कई लोगों ने घर पर ज्यादा अपना फोकस करना शुरू किया और लोगों को शायद ये भी ख्याल आया कि घर कितना इंपॉर्टेंट होता है। और होम इंश्योरेंस पॉलिसी की अगर बात करें, क्या लोगों का इंटरेस्ट होम इंश्योरेंस लेने में है इतना, और होम इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या बेनिफिट्स होते हैं जो एक कोई व्यक्ति ले सकता है? स्वाति, अगर हम होम इंश्योरेंस की बात करें तो एक इसकी अहमियत और बढ़ रही है, स्पेशली मेट्रो सिटीज में, जब वर्टिकली इंसान जीने लग गया है। पहले अगर आप टियर 2 टियर 3 सिटीज में देखें तो बहुत फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, इंडिपेंडेंट घर होते हैं। यहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, तो काफी एक फायर का रिस्क रहता है। आपने भी सुना होगा मुंबई में काफी सारी बिल्डिंग्स में फायर हुए हैं, इंसिडेंट्स भी हुए हैं, लाइफ की भी लॉस हुई है और जान माल दोनों की लॉस हुई है। तो आई थिंक होम इंश्योरेंस की काफी जागरूकता बढ़ी है और एक क्यूरियोसिटी आई है कि लिया जाए। काफी सारी हाउसिंग सोसाइटीज भी ग्रुप होम इंश्योरेंस के लिए नेगोशिएट करती हैं और वो भी प्रावधान अवेलेबल होता है। सो पॉइंट 1, अगर आपके घर में काफी सारी आपने अपनी हार्ड अर्न्ड सेविंग्स लगाई हैं, तो उसमें काफी आपको इंश्योरेंस लेने के लिए और प्रीमियम देने के लिए बहुत, आई थिंक इट्स द मोस्ट रेलेवेंट थिंग टू डू। पॉइंट 2, आपका जो कॉम्पनसेशन मिलता है वो ऑफ कोर्स डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे आर्टिकल्स जो घर पे हैं उसके आधार पे इंश्योरेंस होता है। बहुत कस्टमाइज्ड इंश्योरेंस कहलाता है ये। जैसे टर्म इंश्योरेंस है, काफी स्टैंडर्डाइज्ड है, आपको अपनी मेडिकल कवर करनी पड़ती है। बट होम इंश्योरेंस थोड़ा ज्यादा कस्टमाइज्ड होता है, क्योंकि हर घर में जो एक्सेसरीज होती हैं उसकी वैल्यूज अलग होती हैं, उसकी प्रीमियम्स इन टर्न अलग होंगे।
तो इसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है, बट आई थिंक इट्स वर्थ कवरिंग। हमने काफी इंस्टेंसेस देखी हैं जहां पे होम इंश्योरेंस रेलेवेंट है। पॉइंट 3 मेरे हिसाब से होम इंश्योरेंस हमेशा ग्रुप आधार पे लेना चाहिए। हाउसिंग सोसाइटीज काफी इनिशिएटिव ले सकती हैं, बट आई थिंक इट्स जस्ट द फर्स्ट स्टेप इन द डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल जो घर में मैं बैठा हूँ, यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी में ग्रुप होम इंश्योरेंस लेने की पूरी तैयारी चल रही है एज वी स्पीक। आई थिंक उसकी वजह से जो सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स को फायदा मिलता है ड्यू टू economies of scale is an important thing which should not be missed. अनुज जी, जैसा मैंने कुछ देर पहले कहा कि डिजिटल होती दुनिया में जितना हम एडवांस हो रहे हैं उतने जो साइबर ठग है वो हमसे डबल एडवांस हो रहे हैं। और पिछले समय के कुछ आंकड़े भी बताते हैं कि साइबर फ्रॉड्स की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, जिससे हमें सतर्क तो रहना जरूरी ही है, लेकिन हमारे पास उससे भरपाई का एक तरीका भी है साइबर इंश्योरेंस के जरिए। साइबर इंश्योरेंस लेने में क्या लोग वाकई रुचि ले रहे हैं, ये आपसे समझेंगे। और किस तरीके से एक साइबर इंश्योरेंस किसी भी तरीके के साइबर फ्रॉड से हमें बचाता है? हाँ, देखिए आजकल जो लेन देन है काफी ज्यादा वो डिजिटली होते हैं। लोग फोन के जरिए, एप्स के जरिए एक दूसरे को पेमेंट कर देते हैं, सामान खरीदते रहते हैं, उसकी पेमेंट करते रहते हैं। कई जगह से फिर उनको कंफर्मेशन के लिए ओटीपी वगैरह आता है। तो जो साइबर ठग हैं वो ओटीपी वगैरह पूछ के कई दफा पूरा का पूरा बैलेंस का सफाया कर देते हैं। और हमने कई ऐसे देखे, पर्टिकुलरली जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके साथ इस तरीके के काफी वो ठगी के शिकार हुए हैं, जालसाजी के शिकार हुए हैं, और उनका काफी बड़ा नुकसान हुआ है। इसके चलते साइबर इंश्योरेंस की कई तरह की पॉलिसी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी ने निकाली है ताकि लोग साइबर की ठगी से निजात पा सकें। सबसे बड़े तो इसके जो ग्राहक हैं वो तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हैं स्वाति, कि जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां चला रही हैं, उनके यहाँ पे उनके ग्राहकों को ना नुकसान हो जाए उसके लिए वो अपनी कंपनी में साइबर इंश्योरेंस की पॉलिसी लेकर रखते हैं, जहां पे अमाउंट भी लाखों करोड़ों में इन्वॉल्व होता है। रही बात पर्सनल लेवल पे, इधर अभी रुचि इसकी कम है, इसके बारे में जानकारी भी कम है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे डिजिटल वर्ल्ड अपना जाल फैलाता जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बेनिफिट समझ के इसका इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं, साथ ही साथ इसमें जो नुकसान होने का डर भी बढ़ता जा रहा है। तो साइबर जो इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज हैं इंडिविजुअल्स के लिए, उसकी भी धीरे धीरे जानकारी बढ़ रही है। बहुत कम प्रीमियम देके आप अपनी पूरी बड़ी रकम का एक इंश्योरेंस ले सकते हैं, जैसे कि 10 लाख या 15 लाख तक का, क्योंकि एक इंडिविजुअल के लिए मेरे हिसाब से 10-15 लाख रुपए काफी बड़ा रकम है। तो उनका नुकसान जो है वो कुछ हजारों में ही होता है। तो इसके जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो चंद हजार रुपए होंगे। देखिए हम लोग 2-2.5 हजार रुपए जाते हैं बाजार में, खाना खा के आ जाते हैं, पिज्जा पार्टी करके आ जाते हैं। इतना ही प्रीमियम देके आप पूरे साल तक के लिए किसी भी तरह के साइबर ठगी से या साइबर फ्रॉड से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप अपने चैनल के थ्रू भी दे रहे हैं, और हम सब दर्शकों का अनुरोध करेंगे कि अगर आप लोग डिजिटली पेमेंट्स लेन देन का बढ़ावा कर रहे हैं तो साथ ही आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से या अपने फाइनेंशियल प्लानर से एक अच्छी सी साइबर इंश्योरेंस की पॉलिसी ले, कम प्रीमियम देके। मेरे हिसाब से आप 2-2.5 हजार रुपए प्रीमियम देके 10 से 15 लाख रुपए तक की कवर ले सकते हैं, और फिर आप निश्चिंत होके डिजिटल वर्ल्ड में लेन देन कर सकते हैं। ये तो साइबर इंश्योरेंस की बात हुई। एक और इंश्योरेंस है जो यूजुअली होम लोन लेने वाले जो होते हैं उनको आमतौर पर कहा जाता है बैंकों के द्वारा आप ले लीजिए। होम लोन इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके डिटेल्स फिरोज हम आपसे समझेंगे, और ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि इसमें सबकी अलग राय हो सकती है कि होम लोन इंश्योरेंस लेना क्या सही है या फिर होम लोन और टर्म इंश्योरेंस को अलग रखना सही है। स्वाति जी, दो सेपरेट मुद्दे हैं जो आपने अप्रोच किए हैं टॉपिक पे। कभी भी एक्चुअली खाली होम लोन नहीं, कोई भी अगर लोन लेते हो तो आपको एटलीस्ट अपनी टर्म कवर को इतना बढ़ा लेना चाहिए ताकि आपको कुछ हो जाए तो लोन डिपेंडेंट्स के ऊपर ना आ जाए चुकाने के लिए। होम लोन एक बहुत लार्ज टिकट लोन होता है। किसी ने समझो 50 लाख का लोन लिया और आपने 20 साल 25 साल अप टू 30 इयर्स का लोन ले पाते हो। 30 इयर्स बहुत लंबी पीरियड होती है, तो आपके लिए कुछ भी रिस्क हो सकते हैं, आपको कुछ हो जाए तो ये लोन पास ऑन नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको टर्म कवर जरूर लेना चाहिए हाई टिकट हर लोन के साथ। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जब आप लोन लेते हैं तो उसकी जो प्रीमियम्स हैं वो काफी नॉमिनल होती हैं टर्म प्लान में। रहा सवाल, आपको टर्म प्लान में सिर्फ इंश्योरेंस मिलता है, कोई रिटर्न बेनिफिट नहीं मिलता है एक्सेप्ट सम इंश्योर। काफी बार यूलिप
ये जो इंश्योरेंस की वजह से एक इंश्योरर पे डर होता है, वो डर को कैपिटलाइज करके काफी सारे एजेंट्स, काफी सारे बैंक के एम्प्लॉइज भी मिस सेलिंग करते हैं। इसीलिए आपको यूलिप नहीं खरीदना चाहिए। यूलिप के माध्यम से अगर आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों को कंबाइन करते हैं तो काफी नुकसान होता है। उदाहरण के तौर पे हम 8 साल से एक डिपार्टमेंट चलाते हैं जो इंश्योरेंस की ऑडिट करता है किसी के भी पोर्टफोलियो की, और उनमें से एग्जिट रिकमेंडेशंस निकालता है। अगर मैं जून की महीने की बात करूं तो 12 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस हमने 56 पॉलिसीज के माध्यम से रिडीम किया। 7 करोड़ का प्रीमियम था, 7 करोड़ 73 लाख का प्रीमियम था, सिर्फ 2.5% की रिटर्न बनी। अगर वो म्यूचुअल फंड और टर्म प्लान अलग से खरीदते तो ये जो 8 करोड़ की अमाउंट होती ना होके 14 करोड़ होती, 14.5 करोड़ होती। तो ह्यूज अपॉर्चुनिटी लॉस इफ यू कंबाइन इन्वेस्टमेंट्स एंड इंश्योरेंस। कमीशन ज्यादा होती हैं तो काफी बायस्ड रिकमेंडेशंस मिलती हैं। ट्रेडिशनल प्लान्स एंड यूलिप आर अ कंप्लीट नो इन माय ओपिनियन। ओके, फाइन। तो यूलिप एंड ट्रेडिशनल प्लान्स कंप्लीट नो फिरोज की नजर में है। पर अनिल जी, आखिरी राय मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, क्योंकि यूलिप एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें निवेश और बीमा पॉलिसी दोनों का लाभ उठाया जा सकता है। तो आपकी नजर में यूलिप लें, इंश्योरेंस पोर्टफोलियो में शामिल करें या नहीं? देखिए, इसको लेकर काफी सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि लोग तकरीबन ये समझते हैं कि जो इंश्योरेंस है ये कोई खर्चे वाला काम है, कि इसमें नुकसान ही होता है, इसमें खर्चा ही होता है। ऐसा नहीं है। आप इंश्योरेंस के जरिए भी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, और यूलिप एक उसका अच्छा उदाहरण है। यूलिप का जैसे फुल फॉर्म समझे पहले, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यानी कि इसमें जो आप निवेश कर रहे हैं वो आगे जा रहा है कैपिटल मार्केट में, डेट मार्केट में भी, स्टॉक मार्केट में भी। और अगर आपका फाइनेंशियल प्लानर अगर आपके हित में काम करता है और वो आपकी नीड्स को समझ करके आपको अच्छे यूलिप रिकमेंड कर रहा है, आप याद रखिए कि यूलिप में सबसे पहली चीज तो ये होती है कि आपका टैक्स बचता है। अगर आप 1,00,000-1,50,000 रुपए साल का प्रीमियम दे रहे हैं तो सेक्शन 80C के अंतर्गत 30,000 रुपए टैक्स भी बचा रहे हैं आप। अगर आप उसको भी इंक्लूड करें तो यूलिप की रिटर्न काफी अच्छी हो जाती है। रही बात यूलिप्स की रिटर्न्स की, तो लंबे समय के लिए अगर किसी ने अच्छे यूलिप्स में निवेश किया है तो हमने ये पाया है कि जो रिटर्न्स हैं उसकी, वो इवन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले में बेहतर रही हैं। इवन 12, 14, 17% तक भी रही हैं। लेकिन मैं फिरोज की बात से भी सहमत हूं कि उसमें मिस सेलिंग भी बहुत हुई है। उसमें कई तरह के ऐसे लोग आके भी, एजेंट जो है, कमीशन के लालच में गलत तरह के यूलिप्स भी लोगों को दिए हैं। तो अगर आप अच्छी तरह से समझते हैं, आपका फाइनेंशियल प्लानर आपके हित में काम करता है, तब आप यूलिप के जरिए अपने पोर्टफोलियो को और ज्यादा रोबस्ट कर सकते हैं। क्योंकि यूलिप में कई ऐसी फीचर्स होते हैं जो और जगह नहीं होते हैं। जैसे कि एक तो ये कि आप कभी भी इसमें स्विच कर सकते हैं, डेट टू इक्विटी, इक्विटी टू डेट, और विदाउट एनी टैक्सेशन की उसके प्रभाव के। जबकि म्यूचुअल फंड में वो सब चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं। जब भी आप स्विच करते हैं आपको टैक्स देना पड़ता है। तो ये बड़ा एडवांटेज होता है यूलिप का। फिर दूसरा एडवांटेज ये है, जैसे मैंने पहले बताया, कि जो जो आप प्रीमियम भर रहे हैं उसमें टैक्स बच रहा है आपका। साथ ही जो पैसा आपको इक्विटी में जा रहा है, क्योंकि वहां पे फंड मैनेजमेंट चार्जेस थोड़े कम होते हैं, तो ओवर ए लॉन्ग पीरियड 15-20 साल के बाद हमने देखा कि यूलिप्स की रिटर्न्स भी जो है वो म्यूचुअल फंड्स की रिटर्न के ऑलमोस्ट बराबर आ बैठती हैं। तो यूलिप हमारे हिसाब से एक अच्छा एक निवेश का ऑप्शन है, लेकिन प्रोवाइडेड कि आप उसको अच्छी तरह से समझ के करें। रही बात जो दूसरे प्लान्स हैं, इसमें इमीडिएट एन्युटी प्लान्स भी होते हैं इंश्योरेंस के। देखिए, आपने बात करी कि टेंशन कैसे भगाएं। एक टेंशन ये भी होती है कि भाई हम रिटायर हो गए, हमें पेंशन तो आती नहीं है अपनी कंपनी से, तो क्या किया जाए। उसके लिए इमीडिएट एन्युटी प्लान्स हैं इंश्योरेंस कंपनीज की। आप अपने 10, 20, 25, 50 लाख रुपए लमसम दीजिए और अगले महीने से आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाती है। फिर उससे भी बढ़कर एक डेफर्ड एन्युटी प्लान्स हैं। स्वाति, डेफर्ड एन्युटी प्लान्स आजकल बहुत पॉपुलर हैं, क्योंकि जो हाई टैक्स ब्रैकेट में है उनको चाहिए होती है रेगुलर इनकम, और वो भी टैक्स फ्री। तो वो पॉसिबल है अगर आप अभी, जब आप काम कर रहे हैं, अगर आपकी उम्र अभी 55-56 साल की है, आपने 6-7 साल अभी काम करना है, आप हर साल जो है प्रीमियम चुका सकते हैं, आप चुकाइए। कुछ पीरियड का बीच में हॉलीडे होगा, उसके बाद जब आप रिटायर हो जाएंगे तब आपको हर महीने टैक्स फ्री रिटर्न्स आनी शुरू हो जाएंगी। और उसकी जो अभी जो यील्ड आ रही है, जिसको हम बोलते हैं कि भाई कितना पड़ता है, वो तकरीबन 6% से ऊपर, 6.6%। तो ये बहुत ही एक आकर्षक हो जाता है ऐसे लोगों के लिए जो कि हाई टैक्स ब्रैकेट में है और एक कुछ समय तक प्रीमियम दे सकते हैं। उसके बाद टैक्स फ्री एन्युटी आती है। तो ये तरह तरह के इसमें ऑप्शंस हैं इंश्योरेंस में भी। तो कई इंश्योरेंस पोर्टफोलियो को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के प्लान्स पर और तरीकों पर हमने चर्चा की। बहुत धन्यवाद करेंगे हम
अनिल जी का और साथ ही फिरोज का भी, दोनों का ही हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। एंड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, जैसे अनिल जी ने भी बताया, कि आपको अपनी जरूरत के हिसाब से और समझकर किसी प्रोडक्ट को लेना चाहिए, तभी आप एक मजबूत इंश्योरेंस पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आज के शो में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए जी बिजनेस।